आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो मुंह से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां हैं तो उनमें जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इसका काम क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये चीज हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन या यूं कहें कि ओवरी से अंडे को बाहर निकलने को रोक देती है। तो 21 का पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, टू इनहिबिट ओवुलेशन। तो इसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए 21 का पहला ऑप्शन करेक्ट है। Pills also called contraceptive pills contains small dose of either progesterone या progestogen और प्रोजेस्टोएस्ट्रोजन। तो दो प्रकार की गोलियां होती हैं जिसमें प्रोजेस्टोजन भी होता है और एक गोली होती है जिसमें प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इनके दो काम होते हैं, ये अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन को रोकती हैं, ओवरी से अंडे को निकलने को रोकती हैं, और या फिर इम्प्लांटेशन यानी भ्रूण के प्रत्यारोपण को रोकती हैं, गर्भाशय यानी ओवरी में इम्प्लांटेशन को रोकती है। तो 21 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टेबलेट्स टू प्रिवेंट मेल कंट्रासेप्शन कंटेन्स। तो गोली जो पुरुष में कंट्रासेप्शन का काम करती है वो कौन सी है। तो देखिए 22 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दो प्रकार के हार्मोन से संबंधित जो टेबलेट होंगी वो मेल कंट्रासेप्शन को प्रिवेंट करेंगी यानी रोकेंगी। तो ये कैसे संभव है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए जो मेल कंट्रासेप्शन वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद स्पर्म प्रोडक्शन और डिलीवरी। तो जो पुरुषों में कंट्रासेप्शन का मतलब है कि जो हमारी गोली है वो किस प्रकार से काम करेगी, वो स्पर्म के प्रोडक्शन या उसकी डिलीवरी को इंटरफियर करेगी यानी उसमें गड़बड़ी करेगी। दैट मीन्स दे इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये इस प्रकार से काम करती है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन जिसको कहते हैं यानी शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है उसको रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। एज वेल एज द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और जो पुरुष हार्मोन है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देती है यानी उसके कार्य को क्षीण कर देती है। LH एंड FSH both called gonadotropin hormone are secreted from anterior pituitary। तो LH और FSH ये दोनों हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है और ये दोनों पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के अग्र वाले भाग से निकलती है। हैव स्पेसिफिक फंक्शन इन द टेस्टिस। और FSH और LH दोनों हार्मोन का काम क्या है, काम कहां पर है, टेस्टिस यानी वृषण में, जहां पर क्या होता है शुक्राणु बनते हैं। अब देखें जो FSH है स्टिमुलेट मेल जर्म सेल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसको FSH कहते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। And LH stimulate accessory cell called leading cell to produce sex steroids
स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एसेसरी सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसको हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, और उससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस कराता है, जो एक सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है। तो कह रहा है दस दीज टू हार्मोन एफएसएच एंड एलएच प्रिवेंट मेल कंट्रासेप्शन। तो इस प्रकार से एफएसएच और एलएच ये दो हैं जो पुरुष गर्भ निरोधक का एक तरह से काम करते हैं, यानी पुरुषों में क्रिया करते हैं जिससे महिलाओं में गर्भधारण ना हो पाए। कैसे करते हैं वो चीज हम लोगों ने देख लिया। तो 22 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज। तो कह रहा है कि जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है हमारी, जो खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कंपोनेंट होता है ये हमको बताना है। तो प्रोजेस्टेरॉन उसमें होता है। प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो 23 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 23 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया है। अब इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट 6 बिलियन। तो 6 बिलियन के आसपास इस समय पूरे विश्व की जनसंख्या है। तो 24 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। यह क्वेश्चन बहुत पुराना है, अब जनसंख्या बढ़ चुकी है, 1997 में पूछा गया है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आगे 25वां क्वेश्चन आता है जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से संबंधित है। एमटीपी रूल जो है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो 25वां क्वेश्चन है, कह रहा वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। तो जन्म की दर को कंट्रोल करने का सबसे लीगल मेथड कौन सा है, यानी न्यायपूर्ण मेथड कौन सा है या संवैधानिक मेथड कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो जो मेडिसिन आवश्यक है डॉक्टर की सलाह के द्वारा ले करके हम एबॉर्शन करा सकते हैं अगर बर्थ नहीं चाहते हैं तो, कि मतलब बच्चों बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतर मेथड है कि एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। तो इसको देखते हैं। तो देखिए 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एमटीपी कहते हैं और इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी गड़बड़ी के कारण या लापरवाही के कारण अगर किसी प्रकार से महिला में गर्भधारण हो जाता है और वो बच्चा नहीं चाहती है, तो जो आवश्यक दवाएं हैं उनको खा करके वो एबॉर्शन कर सकती है अपने बच्चे का, यानी गर्भपात कर सकती है। तो इसे एमटीपी कहते हैं या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। तो 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीचे जो भी लिखा है उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है हमने पढ़ लिया। तो 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो गर्भधारण के कितने सप्ताह बाद तक एमटीपी यानी बच्चे का गर्भपात कराना उचित रहता है, हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है 12 वीक।
तो एमटीपी करवाने का सही समय है कि 12 सप्ताह से ज्यादा का बच्चा ना हुआ। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक पूछा जाता है कि जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है उसको कब तक इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है 14 से 16 सप्ताह। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए। तो 26 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का बी विकल्प करेक्ट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी आर एबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम वायबल। तो ध्यान दीजिए कि जब फीटस में मतलब वायबल लक्षण आ जाए, यानी बीपी पल्स ये सब उसके नापे जा सकें, जीवित होने के लक्षण आ जाए, तब हम उसको जो है उससे पहले हमको एमटीपी करा देना चाहिए। एमटीपी इज कंपैरेटिवली सेफ अप टू 12 वीक्स द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो हमारा एमटीपी होता है या एबॉर्शन गर्भपात, वो 12 सप्ताह के पहले अगर हो जाए, ये पहला ट्राइमेस्टर होता है, तो बहुत अच्छा होता है। इट बिकम्स मोर रिस्की आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड। तो पहली तिमाही के मतलब बाद अगर हम कराएंगे तो ज्यादा घातक और खतरनाक होता है। एज द फीटस बिकम इमीडिएटली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यू, क्योंकि 12 सप्ताह के बाद जो हमारा गर्भ होता है वो माँ के गर्भाशय से या गर्भाशय में पाए जाने वाले टिश्यू या ऊतक जो है उनसे बहुत टाइटली अटैच हो जाता है। फिर गर्भपात कराना माँ के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए 12 सप्ताह से पहले हमको करा देना चाहिए। तो 26 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। तो कह रहा है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कंट्रासेप्शन से रिलेटेड, तो उनके आंसर हमको देना है। तो देखिए पहला है कि मेडिकल, इसमें कई विकल्प होंगे। ये देखिए कोई दो सही हैं, दो के जोड़े में दिया गया है हमको। तो देखिए जो पहला है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। तो अभी हमने इसके ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ा है कि 12 सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंदर ही अगर गर्भपात या एमटीपी करा दिया जाए तो जनरली सेफ होता है। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। अब दूसरा कह रहा है कि जनरली चांसेज ऑफ कंसेप्शन आर नील अनटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 ईयर। ये गलत है। देखिए 6 महीने तक होता है। 6 महीने तक जब बच्चा दूध पीता है माँ का, तो उस समय गर्भधारण की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि जब तक बच्चा दूध पीता है तो ओवुलेशन की संभावनाएं लगभग नगण्य होती है। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। यहाँ 2 साल लिख दिया, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? कह रहा है इंट्रायूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर्टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव्स। तो ध्यान दीजिए, हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि हमारे भारत देश में आईयूडी यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, उन्हीं में से एक कॉपर्टी भी है, सबसे इफेक्टिव और यूजेबल मेथड है। तो इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव लिख रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। अब 4 आते हैं। तो कंट्रासेप्शन पिल में बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कंट्रासेप्शन। गलत है। जिस दिन खाया है उसी दिन से हमको शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अगर कुछ 4-5 दिन लेट भी हो जाए तो जरूर शुरू कर देना चाहिए। तो पहले दिन से शुरू होती है, पहले सप्ताह में 1 गोली, फिर उसके बाद अगले सप्ताह से 2-2 गोली चलती है। 21 दिन तक पीछे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो चौथा भी हमारा गलत हो जाएगा कि 1 वीक के आफ्टर शुरू करना है, नहीं, तुरंत। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा हमारा गलत हो गया, पहला और तीसरा सही हो गया।
तो देखिए यहाँ पर पहला और तीसरा यानी फर्स्ट विकल्प है हमारा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो 27 का ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 27 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर्टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्शन सेप्टिव फॉर बर्थ कंट्रोल। तो कॉपर्टी हमारे जन्म के नियंत्रण में बहुत इफेक्टिव मेथड है। इट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ये स्पर्म के चलनशीलता को कम करती है। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की निषेचन प्रक्रिया को कम करती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज वॉलंटरी आर इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म ऑफ फीटस। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो एमटीपी है या इंड्यूस्ड एबॉर्शन यानी किसी व्यक्ति के द्वारा गर्भपात कराया जाए, इज वॉलंटरी आर इंटेंशनल टर्मिनेशन, ये कभी मान लीजिए लापरवाही के कारण या इंटेंशनल मतलब किसी अप्रिय घटना के कारण अगर बच्चा पेट में आ जाए तो उसको गर्भपात कराने को मनुष्यों के द्वारा, अपने आप नहीं, अपने आप अगर होगा तो मिसकैरेज बोलते हैं, तो ये फीटस को कराना एमटीपी है। इट इज कंपैरेटिवली सेफ अप टू 12 वीक, ये 12 सप्ताह तक सेफ रहता है। द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि पहले सप्ताह प्रेगनेंसी का पहला तिमाही है गर्भधारण की। तो 27 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी सेक्स करते समय कौन कौन सी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती हैं, उससे संबंधित अब कौन कौन से क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं वो हम करेंगे। तो देखिए गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्प्स, ये तीनों बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। HIV एड्स भी है। तो 28 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 28 का ये करेक्ट हो गया। मलेरिया, फाइलेरिया और कैंसर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। 28 का ए वाले में सारी ट्रांसमिटेड डिजीज हैं सेक्सुअली, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स। तो 28 का ये विकल्प सही हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, कौन सी ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, हो जाने के बाद ये हमको बताना है। तो 29 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है, जेनाइटल हर्प्स। तो जेनाइटल हर्पीज वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो जनरली ठीक नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड रिफैम्पिसिन आर इफेक्टिव इन क्लेमाइडियाज। गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक सच एज एरिथ्रोमाइसिन, ciprofloxacin, etc. For treating genital warts, cryosurgery is used for removing warts. Genital herpes is an incurable sexually transmitted disease. तो देखिए सब कोई न कोई दवा से ठीक हो जा रहा है, लेकिन जेनाइटल हर्प्स हमारी और HIV इसी के साथ, ये दो याद कर लीजिए। हर्प्स में भी एच आता है और HIV में भी एच आता है। तो दोनों जो है इनक्योरेबल डिजीज है। एकदम शुरुआत में अगर पता चल जाए तो कुछ संभावनाएं रहती है कि वो ठीक हो जाए। तो 29 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, जेनाइटल हर्प्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। कॉलम ए और कॉलम 2 में दिया गया है मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉलम फर्स्ट विद दियर कॉजेटिव एजेंट कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कह रहा है पहले में हमने बीमारी दिया है और दूसरे कॉलम में हमने बीमारी का कारण दिया है, तो कौन सही से मैच है हमको बताना है। तो डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। तो ए के साथ दूसरा मैच है, इसको देखते हैं। तो गोनोरिया नाइजीरिया से रिलेटेड है, कारण बीमारी का नाइजीरिया है। और बी में थर्ड है,
यानी सिफिलिस हमारी ट्राइपोनेमा से होती है, और सी का 4 सही है, यानी जेनाइटल वार्स हमारा ह्यूमन पाइपिलियोमा वायरस से होता है, और एड्स हमारा HIV से होता है, यानी डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, जो गोनोरिया होता है वह नाइसीरिया से होता है, सिफिलिस हमारा ट्राइपोनिमा से होता है, जेनाइटल वार्स हमारा ह्यूमन पाइपिलियोमा वायरस से होता है, और एड्स हमारा HIV के कारण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो 30 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ट्राइकोमोनियासिस पढ़े हैं, सिफिलिस पढ़े हैं, एड्स पढ़े हैं, लेकिन इंसेफेलाइटिस नहीं पढ़े सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। तो 31 का बी विकल्प हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इंसेफेलाइटिस, और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। तो 31 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 31 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्स करते समय कौन कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है, उनसे संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा सही है हमको बताना है। तो देखिए 32 में हम अगर डी विकल्प पढ़े तो कह रहा है द चांसेज ऑफ ए 5 ईयर बॉय कंट्रैक्टिंग STD आर वेरी लिटिल। तो 5 साल के बच्चे में लिंग के द्वारा ट्रांसफर होने वाली बीमारियों के चांस बहुत कम है, वेरी लिटिल। तो जाहिर सी बात है कि 5 साल का बच्चे में अभी सेक्स करने की क्षमता नहीं आई है, यानी वो सेक्स नहीं कर सकता। तो सेक्स के दौरान फैलने वाली बीमारियों के चांस भी उसमें बहुत कम है। तो इसलिए 32 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला देखते हैं, कह रहा है पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विद वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। तो देखिए सेक्स से रिलेटेड है तो मिल्क से कैसे फैलेगा, दूध से नहीं फैलेगा, तो गलत है। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द STD, गलत है। इंसेफेलाइटिस हीमोफीलिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, NCERT में नहीं लिखी है। जेनाइटल हर्प्स एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ STD, गलत है। जेनाइटल हर्प्स तो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो ये भी गलत। तो डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 32 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि द चांस ऑफ ए 5 ईयर बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग एन STD आर वेरी लिटिल सिंस ही इज अनलाइकली टू हैव सेक्स एट दिस एज। तो इस उम्र में 5 साल का बच्चा सेक्स नहीं करेगा, इसलिए उसमें सेक्स से संबंधित बीमारी फैलने के चांस बहुत कम है। तो 32 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन। तो बीमारी और किस कारण से फैलती है, दोनों को मैच जो सही है वही हमको बताना है। तो देखिए सिफिलिस ट्रिपानोमा पैलेडियम से फैलती है, यही हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसको हम लोग ऊपर भी अभी क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ चुके हैं। तो 33 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 33 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है कि जो सिफिलिस है वो ट्रिपानोमा पैलेडियम से फैलती है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे आ जाता है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन से संबंधित क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड
टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो कह रहा है ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें कुछ मेथड दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है कि द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है, यानी पेट में बच्चा जिसके नहीं आ सकता है, उसके गर्भाशय में भ्रूण यानी एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देने वाली टेक्निक को क्या कहते हैं हमको बताना है। तो 34 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है, जिफ्ट एंड आईयूटी बोलते हैं इसको, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, उसी को यही ट्रांसफर ही तो किया जा रहा है उसके गर्भाशय में, तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहेंगे। तो इसको देखते हैं, तो देखिए कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब पात्रे संवर्धन, यानी परख नली, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं, शरीर से बाहर परख नली में बच्चे को वो करके फर्टिलाइजेशन करके जब उसमें ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए, निषेचन हो जाए, उसके बाद जाइगोट बन जाए यानी युग्मनज बन जाए और उसमें डिवीजन हो जाए, डिवीजन के बाद 8 कोश की अवस्था में, 8 ब्लास्टोस्मियर की स्टेज में फाइलोपियन ट्यूब में अगर डाल दिया जाए तो उसे जिफ्ट बोलते हैं, यानी जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 से ज्यादा कोश की अवस्था में हो गया वो जाइगोट या भ्रूण, तो फिर उसको यूटरस यानी गर्भ में शिफ्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं आईयूटी यानी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अब पूरा बीच का पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 34 का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, जिफ्ट आर एंड आईयूटी। अब 35 नंबर विकल्प क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट व्हिच टेक्निक विल बी सुइटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर किसी पुरुष में स्पर्म की संख्या बहुत कम है तो किस टेक्निक के द्वारा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को सुइटेबल यानी सही ढंग से बनाया जा सकता है या उचित ढंग से फर्टिलाइजेशन या निषेचन कराया जा सकता है, कौन सी टेक्निक सही है। तो देखिए बी वाला करेक्ट हो सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि मतलब किसी दूसरे पुरुष का जो योग्य है उसका सीमन ले लिया जाए, या फिर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के थ्रू जो है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म मतलब इंजेक्ट करा दिया जाए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। तो देखिए 35 का बी और सी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। तो इसको देखते हैं कौन कौन से, या तो कृत्रिम गर्भाधान करा दिया जाए जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक इंजेक्शन में भर करके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म को भेज दिया जाए यूट्रस में। ये कर सकते हैं जैसा गाय भैंसों में देखे होंगे, एक इंजेक्शन के द्वारा वाजाइना से यूट्रस यानी गर्भाशय में सीमेन को डाला जाता है या स्पर्म को डाला जा सकता है। तो ये 2 मेथड हैं, तो 35 का बी और सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है 36 नंबर, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।